हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड में सतुल मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर, जो कि फ्रेंड्स हमारे पास ओरिजिनल मॉडल पेपर है, जो कि बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किया गया है। तो इसके पहले की वीडियो में हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करेंगे। और हम आपको बता दें कि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको चेक करना हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप अनसॉल्व को सॉल्व करिए, ठीक है ना। मतलब अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो इससे आपको ये समझ में आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, तो पैटर्न समझ में आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन हैं, सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो आज की इस वीडियो में आप 12 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप साइड में देख पा रहे होंगे, लिखा है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसमें फ्रेंड्स 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ इस टाइप से दिया रहेगा, जैसे इसमें दिया गया है 3√2। कुछ इस टाइप से पूछ लेगा √5, ये ऐसे 5 + √2। मतलब कुछ इस टाइप से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको यहाँ पर तीनों टाइप को यहाँ पर अच्छे से सीख लेना है कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब सिद्ध कैसे करना है, इसको समझ लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, हो सकता है किसी सेट में इस टाइप से पूछ लिया जाए, हो सकता है किसी सेट में इस टाइप से, हो सकता है किसी सेट में इस टाइप से। तो आपको तीनों टाइप को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें सिद्ध करना है कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, लिखेंगे सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो देखिए, जब भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना हो, हम इसका अपोजिट मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। संख्या है। अब यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3√2 = p/q। देखिए, जब इसको हम परिमेय मान ही चुके हैं तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हूँ और q ≠ 0 हो, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर p और q क्या है? तो लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और यहाँ पर q ≠ 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 3 है इसको बट्टे में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर √2 को हम केवल रखेंगे, तो p/2q। ये इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे p, q तथा 2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। p/2q एक परिमेय संख्या है।
संख्या है तो √2 भी, जब ये परिमेय संख्या है इसके बराबर में ये भी है तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन आप जानते हैं ये परिमेय नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ तक जैसे ही आप लिख चुके हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ पर 3√2 प्राप्त होता है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको माने थे, क्या माने थे, इसको हम परिमेय माने थे। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप ये भी जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, सदैव अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। बस कुछ भी नहीं लिखना है। आपको अगर लग रहा हो कि इतना ज़्यादा हमें लिखना पड़ेगा तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको लिखना कैसे है और समझना कैसे है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप पढ़ पा रहे होंगे। इसमें लिखा है बिंदुओं 4, और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये खा नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस टाइप से है। यहाँ पर है 4, ये हो गया, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर ये है -2, -3, यहाँ पर ये दिया गया है। अब यहाँ पर इसको हम A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों बिंदु हैं। अब इसको सम त्रिभाजित मतलब कि बराबर 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु। तो यहाँ पर देखिए 1, और यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए सम त्रिभाजित 1, 2, 3 बराबर भाग में ये डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पर हमें इस बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे ये समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये A है, ये B है, ये C मान लेते हैं, इसको हम D मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बिंदु हमें ज्ञात नहीं है तो x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 y2 मान लेंगे। ये हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो रेशियो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 1 का रेशियो है। तो यहाँ पर अगर हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और 1 और 1 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 1:2 में ये डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमें सी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर सी बिंदु के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे x1 y1 को। तो यहाँ पर देखिए आपके पास फार्मूला है, क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। इससे हमारा x1 ज्ञात होगा और यहाँ पर देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये हो गया। इससे हमारा y ज्ञात हो जाएगा। बस फार्मूला हम लिख लिए हैं, हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो चुका है। तो यहाँ पर इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो आप ए देख पा रहे हैं इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो 4, -1 ये क्या है, x। अब यहाँ पर देखिए हो सकता है आपको ये डाउट लगे कि यहाँ पर जो हम x1 y1 माने हैं, यहाँ पर ये x2 x1 ये इसका है, ये अलग है, ये सिर्फ फार्मूला लिखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इससे मतलब नहीं है। तो अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो चलिए इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर हम डैश कर देते हैं, ठीक है ना, डैश। हमें डिफरेंस दिखाना, हम दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए x और y, तो यहाँ पर इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे सी y डैश, ये हो गया इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, x1 है, ये y1 है, ठीक है। और यहाँ पर b में अगर देखें -2, -3, तो ये क्या है, x2 है, ये क्या है, y2 है, इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर m1 ये है और m2 ये है। तो यहाँ पर देखिए m1 कितना है, 1 है, x2 कितना है, -2 है, m2 कितना है, 2 है, और यहाँ पर x1 कितना है, 4 है, बटे में यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, कितना आया, 2 है। इससे हमें x मिला है। अब यहाँ पर y हमें ज्ञात करना है। तो y हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए m1 कितना है, 1 है, y2 कितना है यहाँ पर, ये देखिए -3 है, प्लस m2 कितना है यहाँ पर, तो m2 आप कहेंगे 2 है, y1 कितना है, -1 है, तो बटे में यहाँ पर m1 प्लस m2 मतलब कि 3 हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 बटे में 13। सही है, चेक कर लीजिए एक बार इसको। देखिए m1 y2, m1 कितना है, 1 है, y2 कितना है, -3 है, प्लस m2 y1 कितना है यहाँ पर, y1 -1 है, बटे में 3, -5 बटे 3। तो यहाँ पर देखिए इस बिंदु का निर्देशांक हमें क्या मिला है, y इक्वल टू, यहाँ पर कितना मिला है, 2, -5/3, यहाँ पर ये इतना मिला है। ये पहला आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसको ज्ञात करना है। इसी टाइप से अलग अलग हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर इसको ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस लेंगे, इतने में इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी बिंदु का अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, इसको हम कैसे अलग करें, तो चलिए यहाँ पर इसको हम x और y ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए y ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो 1:2 में था वो 2:1 में हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये 1, तो यहाँ पर ये पूरा है तो ये पूरा 2 हो जाएगा, ये कितना है, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैनेज करेंगे, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 1, तो यहाँ पर m1 ये है, अब m2 ये है, चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे m1 कितना है, 2 है, x2 कितना है यहाँ पर, ये है, प्लस m1 x2 प्लस m2 कितना है यहाँ पर, m2 1 है, x1 कितना है, x1 4 है, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा,
इक्वल टू, देखिए 4 और यहाँ पर -4 मतलब कि 0/3 मतलब कि 0 ही आएगा। ये देखिए ये x वाला ज्ञात हो चुका है, y वाला हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा m1, ये फार्मूला है। m1 कितना है 2 है, m1 y2 कितना है यहाँ पर y2 ये -3 है, प्लस m2 कितना है यहाँ पर 1 है, m2 y1 कितना है यहाँ पर, तो y1 -1 है बटे में 3। देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 मतलब कि -6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, -6 -1 इक्वल टू -7/3 ये हो गया। तो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर x, y इक्वल टू 0, -7/3 ये हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इतना आप इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5 है, कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैसे चेक करेंगे, आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है असत्य है या सत्य है। तो यहाँ पर बिना समझे आप इसको बता भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक ए इक्वल टू 12/5 ये दिया गया है। आप सेक इक्वल टू क्या पढ़े हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखिए लाल बटे कक्का, ये कॉस का होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये यहाँ पर कर्ण बटे आधार, ये क्या हो जाएगा सेक का हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार ये दिया गया है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज आप ऐसे बनाइए, त्रिभुज बना लिया। तो यहाँ पर अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पर कर्ण कितना है 12 है, आधार यहाँ पर कितना है 5 है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये ज़रूर समझ में आना चाहिए कि ये 12 ये 5 है, तो 12 का स्क्वायर 144 -25, तो यहाँ पर 25 10 35 10 45 119 आएगा क्या, 14 में 5 जाएगा, हाँ 119 ये इतना आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया ये बताइए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये रूट में आएगा। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पर BC निकाल रहे थे, BC, तो रूट 119 आया है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर इससे ये कम है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो 12 ये 5 और यहाँ पर ये रूट 119 आया है, अगर यहाँ पर ये जो दोनों भुजाएं हैं यहाँ पर BC और AB, इन दोनों का वर्ग करें और जोड़ें या घटाएं, तो यहाँ पर इसके बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो AB है और जो BC है, यहाँ पर ये कर्ण से बड़ी नहीं हो सकती है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जैसे ये 12 है ये 5 है, अगर हो सकता है यहाँ पर 13 आ जाता, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा कर्ण इन दोनों भुजाओं से बड़ी ही होगी। ये 5 है, यहाँ पर ये 13 नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो कथन आपका दिया गया है ये आपका सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 12/5 लिखा है ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसको मिरच कर देते हैं। ये सबसे इजी तरीका है जो अभी हम आपको बताए हैं, इससे आप एकदम इजी तरीके से इसको आप समझ सकते हैं और यहाँ पर सॉल्व कर भी बता सकते हैं कि ये किस टाइप से आया है। तो यहाँ पर देखिए घ नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए घ नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त है, जब भी आपसे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आपको त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। त्रिज्या इसमें ना देकर परिधि दिया गया है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ, मतलब कि चौथाई भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब
अगर इसको हम ऐसे डिवाइड कर दें तो हमें एक भाग का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हम आपसे पूछें कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या यहाँ पर इसका क्षेत्रफल नहीं निकल आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि चारों भाग यहाँ पर बराबर हैं और हमें एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है वृत्त की परिधि कितना दिया गया है? 22 सेंटीमीटर। अच्छा, परिधि दिया गया 22 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये कैंसिल 11 बार जाएगा। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 इंटू आर इक्वल टू 11। ये हो गया। तो 11 से ये 2 बार में जाएगा। तो आर का मान अगर ज्ञात करना चाहें तो ये 7 इधर चला जाएगा, बट्टे 2। कितना आया है? 7/2। तो यहाँ पर देखिए जो हमें ज्ञात करना है उसको ज्ञात करेंगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? हम आपसे पूछना चाहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे πr²। तो बस उसी में 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। पाई मतलब 22/7 इंटू 4 है तो 1/4 लिखा रहने देते हैं। आर यहाँ पर कितना है? 7/2 है। कितनी बार लिखना है? तो आप कहेंगे 2 बार। ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 7 से ये कैंसिल और यहाँ पर 2 से यहाँ पर ये कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बचा है? 11 7 77, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर ये सीएम में दिया गया था, किस में? सीएम में दिया गया था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो cm²। तो फाइनल आंसर आपका आ चुका है 77/8 cm²। इसको आपको लिखना नहीं भूलना है। केवल 77/8 लिख कर आप आंसर लिख देंगे तो वो फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। गलत होने का मतलब ये हुआ कि उसमें आपके नंबर कट जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 2 नंबर का है, हो सकता है आपको एक ही नंबर दिया जाए, तो आपको यहाँ पर इसको ज़रूर लिखना है। तो यहाँ पर ये घर नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है यदि PE इक्वल टू 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? देखिए आप जानते हैं एक फार्मूला, PE प्लस PE0 इक्वल टू 1 होता है। ये होता है। अब यहाँ पर एक की वैल्यू दिया गया है, PE की कितना दिया गया है? 0.05 प्लस, और आपसे P मतलब यहाँ पर लिखा है कि E नहीं की प्रायिकता क्या है? तो जो लिख रहे हैं ये यही है, PE0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए PE0 इक्वल टू 1 माइनस 0.05। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.95, यही होगा। चेक कर लीजिए एक बार। तो यहाँ पर देखिए ऐसे माइनस किया करिए, ये सही लिखा है, जो भी लिखा है एक बार हम आपको चेक कर बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.05, तो देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में 0 जाएगा 9, यहाँ से ये कैंसिल हो चुका है। तो 0.95 ये क्या है? PE नहीं की भी मान है। और इसको हम लिखते कैसे हैं? PE और ये जो ऊपर बार लगाए हैं इसको हम नॉट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ये प्रायिकता घटित होने की है और ये नहीं घटित होने की प्रायिकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आप देख पा रहे होंगे कि इसी टाइप से आपको इसको सॉल्व कर लेना है और 2 नंबर आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है, इसमें दिया गया यदि बिंदु 0,1 बिंदुओं 5,-3 और r x,6 से समदूरस्थ है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें यक्स के मान को ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर यक्स के मान को हम ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बिंदु Q है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक बिंदु P है
और एक बिंदु यहाँ पर आर है। तो ये जो बिंदु है इससे और इससे समान दूरी पर है, ये ऐसे कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समान दूरी पर है और यहाँ पर ये दिया गया 0,1 और यहाँ पर ये दिया गया है 5,-3 और यहाँ पर ये दिया गया x,6 ये दिया गया है। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, ये दोनों समान दूरी पर हैं, हमें x का मान ज्ञात करना है। जब समान दूरी पर हैं तो ये QR की दूरी और QP की दूरी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन प्रश्नानुसार दूरी का फार्मूला आपको याद होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे QP बराबर QR, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से, तो यहाँ पर देखिए रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, QP ये है तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू होगा। अब यहाँ पर प्लस लिख दें, यहाँ पर माइनस था। तो फ्रेंड्स आपको याद है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, एक फार्मूले का माइनस और एक ये माइनस, इसलिए यहाँ पर प्लस में लिखे हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। और इसमें आते हैं 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं अलग से उसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए -5 का वर्ग करिए या फिर 5 का वर्ग करिए, दोनों में सेम ही आता है। अब दोनों का वर्ग कर दिए हैं तो मतलब ये जो रूट था ये हट चुका है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 3 1 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू -x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर 16, तो x बराबर ±4 कितना हो जाएगा, x बराबर ±4। और हमें ज्ञात क्या करना था, हमें यही ज्ञात करना था कि यदि बिंदु 0,1 बिंदुओं 5,-3 और x,6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x का मान ±4, मतलब कि यहाँ पर x का मान अगर प्लस में 4 दिया गया है या फिर माइनस में 4 दिया गया है तब यहाँ पर क्या हो जाएगा QR बराबर QP होगा। दोनों की दूरी क्या होगी, सेम होगी, चाहे 4 को आप पॉजिटिव में ले लीजिए या फिर नेगेटिव में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे उन सभी को सॉल्व कर चुके हैं। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जितने भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।